नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में सबसे पहले हम करेंगे मार्गेंथो राष्ट्रीय शक्ति के कितने तत्व बताता है। तो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। तो इसमें हम दो थिंकर्स के तत्व पढ़ेंगे। पहले जो थिंकर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मार्गेंथो और दूसरे थिंकर पढ़ेंगे पामर व पार्किंस। मार्गेंथो शक्ति के दो तत्व बताते हैं। पहला तत्व बताते हैं स्थायी तत्व और दूसरा अस्थायी तत्व। देखिए, जो स्थायी तत्व है वो परिवर्तनशील नहीं होते, यह अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील क्योंकि वो स्थायी है, और जो अस्थायी तत्व है वो परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। अभी जो अस्थायी तत्व या परिवर्तनशील तत्व है, इन्हें मानवीय तत्व भी कहते हैं। मानवीय तत्व, और इनको गैर मानवीय तत्व भी कहते हैं। मार्गेंथो ने राष्ट्रीय शक्ति के दो तत्व बताए हैं, एक स्थायी तत्व, एक अस्थायी तत्व। जो स्थायी तत्व है इसके अंतर्गत आता है भूगोल। स्थायी तत्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन ये स्थायी तत्व होते हैं और ये परिवर्तन नहीं होते हैं और ये गैर मानवीय है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पे औद्योगिक क्षमता, जो परिवर्तन है, आज उद्योग अच्छा है, कल और अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगी औद्योगिक क्षमता। अस्थायी है अर्थात परिवर्तित होता रहता है, आज है कल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। आज है कल और ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। और फिर इसमें और आएगा सैन्य बल, जनसंख्या, एक राष्ट्र का चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र, और मनोबल, क्योंकि मनोबल एक राष्ट्र का कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी होता है, कभी नहीं। और कूटनीति, डिप्लोमेसी, सरकार के गुण, विचारधारा, आसूचना ना, जो CID वगैरह जो सूचनाएं, विचारधाराएं भी परिवर्तनशील है। ये सब भी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। उद्योग, सेना, जनसंख्या, राष्ट्र का चरित्र, मनोबल, कूटनीति, सरकार के गुण, ये सब भी राष्ट्र के चरित्र के तत्व हैं, राष्ट्र की शक्ति के तत्व हैं, और ये गैर मानवीय है, ये मानवीय है। इसी प्रकार से पामर और पर्किंस भी राष्ट्रीय शक्ति के दो प्रकार बताता है, राष्ट्रीय शक्ति के दो तत्व बताते हैं। तो जहाँ पे मार्गेंथो ने स्थायी तत्व और अस्थायी तत्व बताया है, ठीक वहीं पे पामर और पर्किंस ने इसका नाम मानवीय तत्व। अब मानवीय तत्व में कौन से आ गए? मानवीय तत्व में कौन से हुए? मानवीय तत्व में ये सारे आ गए। और सेकंड बताया गैर मानवीय तत्व। गैर मानवीय तत्व में कौन से आ गए? ये वाले आ गए। तो यहाँ पे देखिए, एक मानवीय तत्व बताया पामर और पर्किंस ने, और एक गैर मानवीय तत्व बताया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रीय शक्ति के बहुत सारे तत्व होते हैं, जिसमें से मार्गेंथो ने स्थायी और अस्थायी बताया और पामर पर्किंस ने मानवीय और गैर मानवीय बताया। लेकिन हमने देखा कि सबसे पहला जो तत्व है वो है भूगोल, और यह है गैर मानवीय है, स्थायी है, अपरिवर्तनशील है। ठीक है। आज अब हम करेंगे
कि जो राष्ट्रीय शक्ति का तत्व भूगोल है उसके बारे में क्या क्या बातें पढ़ी जाती है। तो देखिए, भूगोल के अंतर्गत 4 बातें हम पढ़ेंगे। एक तो क्षेत्रफल यानी साइज़ पढ़ेंगे, और दूसरा जलवायु ना क्लाइमेट, और तीसरा स्थलाकृति, और चौथा है अवस्थिति लोकेशन। अभी देखिए क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, जैसे यूएसएसआर है, जर्मनी है। अब यूएसएसआर जर्मनी से बिना लड़ाई ही हार गया। देखिए कैसे हुआ, इनका साइज बड़ा। यदि किसी राष्ट्र का साइज ही बड़ा है, यदि किसी राष्ट्र का साइज ही इतना बड़ा है तो वो वैसे ही पावरफुल है। जैसे यूएसएसआर, यूके का साइज यहाँ पे यूके जो है उसका साइज छोटा है, ठीक है। चाइना, इंडिया। अब इसके लिए हम देख सकते हैं कि श्लीचर क्या कहते हैं। श्लीचर कहते हैं, यदि अन्य बातें कई राष्ट्रों में समान है, अन्य बातों के समान रहने पर एक देश जितना बड़ा होगा उसकी सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी। अर्थात अन्य बातें यदि सेम है, अन्य बातें समान, लेकिन क्या अलग है, क्षेत्रफल। देश बड़ा है, क्षेत्र में बड़ा है तो क्या होगा, शक्तिशाली होगा। इसके बाद में आता है जलवायु में देखो, यदि समशीतोष्ण है तो यहाँ पे देखते हैं अपन यूरोप की जलवायु बहुत अच्छी है। यूरोप की जलवायु अच्छी है, इससे क्या होगा, उत्पादन अच्छा होगा। क्लाइमेट अच्छा होगा तो उत्पादन अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और कार्यक्षमता भी अधिक होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट अच्छा होना भी एक प्रकार की शक्ति होना है। फिर स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी। देखिए पर्वत, नदियाँ, रेगिस्तान, ये सब जो हैं, तो यहाँ पे यदि हम देखें भारत में हिमालय, ये हिमालय भारत में, नेपाल, यहाँ पे ये प्राकृतिक रक्षक है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि पड़ोसी देश की स्थलाकृति को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन दोस्त तो बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से स्थलाकृति भी किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति पर निर्भर करती है। उसके बाद में आता है लोकेशन। यूएसए देखें तो बहुत सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि अटलांटिक महासागर के इधर की साइड पड़ता है, यानी लेफ्ट में पड़ता है। और यूके व फ्रांस महाशक्ति बने क्योंकि पूरे यूके में इधर दक्षिण में समुद्र है। और कनाडा, यहाँ पे देखिए कनाडा कम प्रभावशाली है, क्योंकि कनाडा जहाँ स्थित है वहीं ऊपर में यूएसए स्थित है। यदि कनाडा कम शक्तिशाली नहीं था, लेकिन क्योंकि कनाडा के ऊपर यानी उत्तर में पड़ोसी में अमेरिका है, इसलिए कनाडा की लोकेशन क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। इस वजह से कनाडा कम शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसके ऊपर यूएसए एक ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र है। तो हमने देखा ज्योग्राफी में 4 तत्व होते हैं, क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति, अवस्थिति, साइज, क्लाइमेट, टोपोग्राफी और लोकेशन। तो देखिए नेपोलियन एक बात कहता है, एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल से निर्धारित होती है। नेपोलियन बहुत बढ़िया बात कहते हैं। नेपोलियन एक देश की विदेश नीति उसकी भूगोल से निर्धारित होती है, भूगोल से
निर्धारित होती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे कैसे एक देश का भूगोल राष्ट्र की शक्ति को निर्माण करता है। अब दूसरा आता है भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स। भू राजनीति पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है भू राजनीति क्या है। तो भू राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वह शाखा है जो राष्ट्रीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व विदेश नीति का अध्ययन भूगोल के आधार पर करती है। तो यहाँ पे हम करेंगे भू राजनीति। सबसे पहले तो भू राजनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक शाखा है, आईपी की शाखा, ठीक है। और ये आईपी की शाखा है जो कि नेशनल पावर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व विदेश नीति का अध्ययन भूगोल के आधार पर करती है। क्या क्या करेगी? नेशनल पावर का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण, फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण किसके आधार पे करती है? भूगोल का आधार पे। देखिए एक बार फिर से समझिए भू राजनीति क्या है। भू राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ऐसी शाखा है जो राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का अध्ययन भूगोल के आधार पर करती है। अभी जो ये भू राजनीति शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1890 में किया था, स्वीडन में किया था। फर्स्ट प्रयोग, इस शब्द का फर्स्ट प्रयोग, और जो किया था वो विचारक थे रूरन फिजलन, इन्होंने किया था। तो यहाँ पे देखिए भू राजनीति का क्या अर्थ है कि हमें यदि किसी राष्ट्र का पावर ज्ञात करनी है, रिलेशंस ज्ञात करने हैं और विदेश नीति का पता लगाना है, तो हमें वहाँ की भूगोल का पता लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे थिंकर्स जो हैं अलग अलग बात कहते हैं। जैसे देखेंगे हम कि एटी महान क्या कहते हैं। अल्फ्रेड थायर महान क्या कहते हैं? अल्फ्रेड थायर महान, ये यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने सी पावर थ्योरी दी। सी पावर थ्योरी। अब सी पावर थ्योरी का अर्थ है कि समुद्र पर शासन तो विश्व पर शासन है, कि यदि हमें शक्तिशाली बनना है तो हमें समुद्र पे शासन करना होगा। यदि किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनना है तो उस राष्ट्र को समुद्र पे शासन करना होगा। ये बात कौन कहता है? अल्फ्रेड थायर कहते हैं। अल्फ्रेड थायर समुद्री ताकत व नौ सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये उदाहरण भी देते हैं, समुद्री ताकत पर विश्वास करते हैं, समुद्री ताकत। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि यदि हमें शक्तिशाली बनना है तो हमें क्या करना होगा? समुद्र पर शासन करना होगा। तो इसके लिए इन्होंने उदाहरण भी दिया, यूके, फ्रांस, ये महाशक्तियाँ बनी। यूके व फ्रांस महाशक्तियाँ इसीलिए बनी क्योंकि इन्होंने समुद्र पर राज किया। ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड थिंकर हुए हैं वो है मैकाइंटर। ये यूके के रहने वाले थे और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम है हार्टलैंड थ्योरी। ये जो हार्टलैंड थ्योरी अर्थात इसको बोलेंगे, हार्ट केंद्र में होता है ना, तो इसे बोलेंगे हम केंद्रीय भूमि का सिद्धांत। बहुत बार पूछा जाता है कि केंद्रीय भूमि का सिद्धांत क्या है और केंद्रीय भूमि का सिद्धांत किसने दिया है। तो केंद्रीय भूमि का सिद्धांत या हार्टलैंड थ्योरी किसने दी? मैकाइंटर ने।
कहाँ के रहने वाले थे? यूके के। ये कहते किसी भी महाद्वीप का मर्मस्थल हर्ट जो है महत्वपूर्ण होता है। अभी देखिए मैं मान लीजिए यूरोप है, मैं तुम्हें बताती हूँ। यदि ये विश्व देखते हैं तो यहाँ पे आ गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये एशिया और यूरोप। ये यूरोप में यहाँ पे देखते हैं यदि, तो ये हर्ट है, मतलब इसका यूरेशिया का हर्ट है। तो यहाँ पे देखिए पूर्वी यूरोप, ये क्या है? पूर्वी यूरोप। विश्व ये जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया सब के बीच में यदि देखें, हर्ट में यदि देखें, तो यहाँ पे जर्मनी और साइबेरिया ये सब के सब हैं। तो इस प्रकार से ये देखा हमने कि यहाँ पे जो ब्रिटेन और इन्होंने अपना राज पूरे विश्व पे किया, क्योंकि इन्होंने किसी भी एक महाद्वीप के हर्ट पे राज किया। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा। अर्थात जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल यानी यूरेशिया पर अधिकार रखेगा। जो हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा वह विश्व द्वीप यूरोप, एशिया, अफ्रीका को नियंत्रित करेगा। अर्थात जो यहाँ पे नियंत्रण रखेगा वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को भी नियंत्रित करेगा। जो विश्व द्वीप को नियंत्रित रखेगा वह पूरे विश्व पर प्रभुत्व रखेगा। ये कहते हैं मैकाइंटर। और ये इसका जो उदाहरण दिया था उन्होंने, ये दिया था यूएसएसआर। यूएसएसआर ने पूर्वी यूरोप पर अपना राज किया, अधिकार किया, और यहाँ पे अधिकार करने के बाद में यूरोप, एशिया और अफ्रीका पे भी अधिकार कर लिया और पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व कायम किया। ये बात कहते हैं मैकाइंटर। उसके बाद में एक थिंकर और आते हैं, स्पाइकमैन। स्पाइकमैन का ये भी यूएसए के थे। इन्होंने एक जो थ्योरी दी है वो है रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी इसके अंतर्गत ये बताते हैं कि हृदय भूमि के अलावा, हृदय भूमि की अपेक्षा क्या करना चाहिए? किनारों पर। रिमलैंड थ्योरी में बताया कि हृदय भूमि की अपेक्षा किनारे की भूमि पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे यूएसए का जो नाटो है, सीटो है, सेंटो है, सीटो इसका उदाहरण है। जैसे मान लिया जाए ये विश्व है, तो यहाँ पे ये एशिया, तो इनका कहना है स्पाइकमैन का कि यहाँ अपना अधिकार कर लिया जाए। ये यूरोप है तो यहाँ अपना अधिकार कर लिया जाए। यदि यहाँ रिमलैंड में यदि हमने अधिकार कर लिया तो ये तो अपने आप अपना हो गया। तो इस प्रकार से स्पाइकमैन ये कहते हैं कि यदि हमने रिमलैंड पे अधिकार कर लिया तो अपने आप अंदर की जगह हमारी हो जाएगी और हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो इसके उदाहरण है यूएसए का नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसका उदाहरण जो है वो उन्होंने नाटो, सेंटो, सीटो आदि दिया। फिर उसके बाद में है एक और थिंकर, हाशोफर। हाशोफर जर्मनी के थे। इन्होंने बताया कि उच्च जाति हेतु विस्तृत व पृथक क्षेत्र की जरूरत होती है, कि जो उच्च जाति है उनके लिए क्या करना चाहिए? एक पृथक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाए। जैसे हिटलर हमेशा ये बात कहते थे, हिटलर कहते थे कि जो लेबेनसिरोग अर्थात जो नीली आंखों वाले व्यक्ति हैं, आर्यों के लिए विस्तृत भूमि होनी चाहिए, जीवन यापन के लिए अनिवार्य भूमि।
ये बात करने वाले थे हाशोफर। इसीलिए पोलैंड को इसीलिए 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर ने, इसकी बात हिटलर कहते कि हमें क्या करना है, आर्यों के लिए एक अलग से भूमि बनानी है, क्योंकि हाशोफर जर्मनी के ये बात कहते हैं ऊंची जाति के लिए क्या होना चाहिए, एक पृथक क्षेत्र होना चाहिए। इसीलिए हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भू राजनीति शब्द है वह किसी भी राष्ट्र के नेशनल पावर, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए एक आधार भूगोल को मानती है। इसमें कई थिंकर्स अलग अलग बात कहते हैं। जो अल्फ्रेड थायर महान हैं वो कहते हैं सी पावर थ्योरी, और मैकाइंटर हार्टलैंड थ्योरी, स्पाइकमैन रिमलैंड थ्योरी, हाशोफर उच्च जाति के लिए पृथक क्षेत्र की बात करते हैं। अभी ये जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, हमें ये भी पढ़ना है, लेकिन हम ये पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।